बच्चों, स्वागत है मेरे इस चैनल द ज्ञानपीठ में। और इस क्लास में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत बढ़िया चैप्टर, एक बहुत आसान भी कह सकते हो और टफ भी कह सकते हो। वो चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर। और ये जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है ये आपका नीट के लिए, ये आपका जेईई के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस चैप्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके दो पार्ट होते हैं। आपको पता है कि क्लास 12th में इलेक्ट्रॉनिक्स के दो पार्ट आपने पढ़ा होगा। उसमें जो पहला पार्ट है वो हमारा सेमीकंडक्टर है और जो दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं वो गेट के बारे में पढ़ते हैं, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का नीट में रहता है, आपको पता है। तो नीट से एक क्वेश्चन पक्का गेट से आता है और एक क्वेश्चन आपका पक्का सेमीकंडक्टर की थ्योरी पार्ट से आता है। तो सेमीकंडक्टर चैप्टर में ज्यादातर आपको परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर आप थ्योरी को बढ़िया से कवर करते हो, बढ़िया से पढ़ते हो, क्लियर है, तो आप आसानी से कर सकते हो। साथ में सेमीकंडक्टर में अगर कोई न्यूमेरिकल पार्ट आएगा भी तो डायोड से रिलेटेड आएगा, तो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए ये चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मटेरियल की, तो हमारे आसपास जो मटेरियल होते हैं वो तीन तरीके के मटेरियल होते हैं। हमारे आसपास तीन तरीके के मटेरियल होते हैं। एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, कंडक्टर कहते हैं। एक मटेरियल होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और एक मटेरियल ऐसा होता है जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो मटेरियल तो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर तो इंसुलेटर से ही बना हुआ है ना। इंसुलेटर को ही अगर हम एक खास अंडर कंडीशन पे रखें, ठीक है, तो इंसुलेटर ही कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है। उसी को हम लोग, उसी टाइप के इंसुलेटर को सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ऐसे इंसुलेटर जो किसी खास अंडर कंडीशन के दौरान अपने आप को किसमें बदल दें, कंडक्टर में बदल दें, तो ऐसे इंसुलेटर ही सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो दो सब्सटेंस विच हैव फ्लो इलेक्ट्रॉन्स इजिली अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द कंडक्टर, ऐसा पढ़ते हो। तो ऐसा कोई मटेरियल जो होता है जो अपने अंदर से करंट पास करने दे, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, वो हमारा कंडक्टर कहलाता है। वही अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और ये मटेरियल अपने थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करा पाते हैं, इसलिए ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। ठीक है, आप अपने आसपास देख सकते हो, जैसे कि आपका आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। वहीं में प्लास्टिक, रबर या वुड, वो भी कैसा, ड्राई वुड, ये सब आपके क्या हो गए, इंसुलेटर हो गए। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर इज द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो सेमीकंडक्टर होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। मतलब कि कोई इंसुलेटर ही कंडक्टर बन सकता है अंडर कंडीशन, तो वही इंसुलेटर सेमीकंडक्टर है। इसलिए बोला जा रहा है सेमीकंडक्टर इज द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपको बात समझ में आई होगी। अब इसमें जो प्रॉपर्टी आपको देखनी है वो ये देखनी है कि आपका जो ये कंडक्टर होता है, कंडक्टर, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी लो होती है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी लो होती है और कंडक्टिविटी हाई होती है वही हमारा कंडक्टर कहलाता है। जिसके पास कंडक्टर से कम कंडक्टिविटी और कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टिविटी होता है, कंडक्टर से कम रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी और कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टिविटी होता है, वो हमारा सेमीकंडक्टर कहलाता है। और वहीं पे बात करते हैं इंसुलेटर की, तो जिसके पास रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, ठीक है, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर से भी ज्यादा रेजिस्टिविटी जिसके पास हो और कंडक्टिविटी एकदम लो के बराबर हो, ठीक है, तो ऐसे मटेरियल कहलाते हैं इंसुलेटर। इसलिए इंसुलेटिंग मटेरियल का हम लोग ज्यादातर यूज नहीं कर पाते हैं। और आप देखना, ज्यादातर जिसका यूज नेचर नहीं करता है, जिसका यूज नेचर नहीं करता है, ठीक है, उसकी कीमत भी ना के बराबर ही होती है, उसकी कीमत भी बहुत कम होती है। वहीं पे ऐसे मटेरियल जिसका यूज नेचर ज्यादा करता है उसकी मांग भी ज्यादा होती है, उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। हालांकि एक्सेप्शन भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट आपका कंडक्टर में आता है और डायमंड आपका इंसुलेटर में जाता है। जबकि डायमंड ज्यादा महंगा है। तो डायमंड इसलिए महंगा है कि वो आपका बहुत ही ना के बराबर पाया जाता है, ठीक है, जिसका
अमाउंट ज्यादा होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसका डिमांड कम होगा, जिसका अमाउंट कम होगा उसका डिमांड ज्यादा होगा। आपको पता है कि नेचर ऐसे चलता है, नेचर में जो इंसान है, ठीक है, वो इसी तरीके से चलता है कि जो हमारे आसपास बहुत ज्यादा, बहुत तेरे पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, जो आसानी से मिल जाए, उसका डिमांड कम होता है, और जिसका डिमांड कम होता है उसकी सप्लाई कम होती है, और जिसकी सप्लाई कम होती है उसका प्राइस भी कम होता है, ठीक है। और वहीं पे जिसका अमाउंट कम होता है उसका डिमांड अपने आप ज्यादा होता है, तो उसकी सप्लाई भी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है, और सप्लाई उतनी नहीं बढ़ा देने की वजह से, सप्लाई हमारे पास कैसे ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि उतना अमाउंट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस को ही बढ़ा देना पड़ेगा। इसलिए क्या है, आपके आसपास गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, प्लेटिनम है, ये सब क्या है, महंगे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बहुत लंबे चले गए दूसरे स्टोरी में, इस चैप्टर में आते हैं, इसका एंजॉय करते हैं, इसको आनंद में लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर की। हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर के बारे में। तो जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल को देखते हैं। पहले सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल को देखो, मैं इतना सिंपल वे में इस चैप्टर को लेके चलूंगा और खत्म कर दूंगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा ये सेमीकंडक्टर कितना आसान चैप्टर है ना जी। तो सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन मैंने बताया कि इट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और इसमें जो एग्जांपल आएंगे वो एग्जांपल है कार्बन है, सिलिकॉन है, और आपका जर्मेनियम है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन का हम लोग यूज नहीं करते हैं, आपको पता है, यूज हम लोग करते हैं सेमीकंडक्टर के रूप में एज सिलिकॉन का या आपका जर्मेनियम का, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। कार्बन की रेजिस्टिविटी इतनी हाई होती है कि इसको हम लोग सेमीकंडक्टर के रूप में यूज नहीं कर पाते हैं। कहते तो हैं ये सेमीकंडक्टर है, लेकिन यूज नहीं कर पाते क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। साथ में कंडक्टर में अभी आगे हम पढ़ाएंगे तो कार्बन में जो एनर्जी गैप होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप ही इतना ज्यादा होता है कि इसको हम कंडक्टर नहीं बना सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम को आसानी से बना सकते हैं, इसलिए इस मटेरियल का ज्यादातर यूज होगा। उसमें भी एनसीईआरटी बात करेगा केवल सिलिकॉन की, तो आपको भी केवल किसके बारे में पढ़ना है, सिलिकॉन के बारे में पढ़ना है, और सिलिकॉन के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं आरसन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर मान के चलते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। अब इसका जो है कन्फिगुरेशन क्या होता है, तो आपको पता है 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है। कितना हुआ जोड़ो बचा, 2 2 4 एंड 6 10 हो गया, और है हमको जाना है 14 तक। 1s2 2s2 2p6 एंड क्या बोलेंगे 3s2 एंड 3p2 ssp है ना। तो आपका क्या हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसलिए हम सिलिकॉन को क्या कहते हैं, सिलिकॉन को कहते हैं टेट्रावैलेंसी कहते हैं, टेट्रावैलेंसी कहते हैं, ठीक है। कि सिलिकॉन की क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। अब टेट्रावैलेंसी होने का मतलब क्या होता है कि अगर जिसके पास टेट्रावैलेंसी होती है वो चाहे तो अपने साथ 4 लोगों को जोड़ सकता है, क्लियर है, 4 लोगों को जोड़ सकता है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके, बॉन्ड बना के। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपने साथ कई लोगों को भी जोड़ सकता है। मतलब एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन को जोड़ सकता है, ठीक है। बाकी दूसरा सिलिकॉन बाकी 4 सिलिकॉन को जोड़ सकता है। ऐसे करके सिलिकॉन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की टेट्रावैलेंसी है, तो ये टेट्रावैलेंसी हमने बना लिया, ठीक है। फिर एक और सिलिकॉन है, इसकी भी अपनी टेट्रावैलेंसी है। तो ध्यान रखिए 2 एटम आपस में आसपास रहते हैं, तो ये नेबरिंग कहलाएंगे, नेबरिंग एटम कहलाएंगे। ये सिलिकॉन इस सिलिकॉन का नेबर है, ये सिलिकॉन इस सिलिकॉन का नेबर है। तो जो नेबरिंग एटम होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे हम लोग अपने पड़ोसी से क्या करते हैं, चाय, चीनी, ये सब शेयर करते हैं, ताकि हम आज चीनी देंगे तो कल हमारे यहाँ खत्म होगा तो अपने पड़ोसी जाके मांगेंगे कि भैया हमारे यहाँ चीनी खत्म है, दीजिए, तो वो भी चीनी देंगे। तो उसी तरीके से ये नेबर क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये सिलिकॉन अपना भी इलेक्ट्रॉन देता है, आपस में शेयरिंग होती है और बन जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, बन जाता है कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है जी। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनने से कंपाउंड कैसा बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने से कंपाउंड भी कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। तो इस तरीके से सिलिकॉन आपस में मिलते हुए क्या बनाते हैं, एक पूरा का पूरा क्रिस्टल बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन, ऐसे सिलिकॉन के
n नंबर ऑफ एटम आपस में क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के आपस में जुड़ जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना के आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जुड़ने के बाद आपके सामने जो ये फिगर दिखेगा बाबू, वो फिगर सिलिकॉन का क्रिस्टल कहलाएगा, सिलिकॉन का क्रिस्टल कहलाएगा। तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल कहलाएगा, है ना। तो अब इसको सिलिकॉन का एटम नहीं बोल के क्या बोलेंगे, सिलिकॉन क्रिस्टल बोलेंगे, सिलिकॉन क्रिस्टल, समझे। अब इस क्रिस्टल को आप ध्यान से देखो तो अभी इस क्रिस्टल के बीच में जो व्हाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, खाली जगह, ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो इम्पटी स्पेस दिखाई दे रहा है, इम्पटी, इसी को व्हाइट्स भी कहते हैं, VOID, व्हाइट, है ना, खाली जगह। ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कोई क्लाउड नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन के यहाँ कोई क्लाउड नहीं है तो इसका मतलब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं है तो अभी ये कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा। अब इस इंसुलेटर को अगर आपको कंडक्टर बनाना है तो कंडक्टर बनाने के लिए आपको थर्मल एनर्जी देना पड़ेगा। थर्मल एनर्जी देते ही ये जो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, वो अपने बॉन्ड को तोड़ देंगे। वो अपने बॉन्ड को तोड़ने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे। इसी तरीके से ये सभी के सभी सिलिकॉन धीरे धीरे अपने बॉन्ड को तोड़ते हैं, अपने बॉन्ड को तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होता रहे, होल बनता है। अब इसमें क्या हुआ कि एनर्जी देने के बाद इसमें अब आपको इसके व्हाइट्स में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नजर आने लगेगा, और अब ये सिलिकॉन इंसुलेटर नहीं कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, इसलिए इसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनता है, होल, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बनता है, होल। अभी इलेक्ट्रॉन होल्स की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है, कि हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन होल्स कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बनता है वहां पे होल, और वो जो होल है वो एज लाइक बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज के जैसा, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो होल को हम लोग मान के चलेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकला, होल बना, इलेक्ट्रॉन निकला, होल बना, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन फ्री होता जाएगा। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जब कोवेलेंट बॉन्ड से ही क्रिस्टल बना हुआ है और ये सभी के सभी बॉन्ड टूटते हुए ही चले जाएंगे, तब तो मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्रिस्टल का अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हम आपसे ये बोलेंगे कि बाबू इधर से इलेक्ट्रॉन निकलते भी हैं और फिर इधर से इलेक्ट्रॉन कूद भी जाते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, फिर से इलेक्ट्रॉन कूद भी जाते हैं, किसके अंदर, होल्स के अंदर कूदते भी रहते हैं, और फिर से बॉन्ड बनता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं एक, और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन फिर से कूदते रहते हैं, होल्स में भरते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो ये नहीं मान के चलेगा कि बॉन्ड टूटने लगेगा और क्या होगा, धीरे धीरे मटेरियल ही समाप्त हो जाएगा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा जो सेमीकंडक्टर है, इसी सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अभी आपको हम कह तो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं और आसानी से खत्म हो जाएगा। तो इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो प्योर सेमीकंडक्टर, क्यों प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें सभी के सभी सिलिकॉन के ही एटम है, बाहर से कोई भी एटम नहीं है, इसमें सिलिकॉन को छोड़ के अदर कोई एटम तो नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, प्योर सेमीकंडक्टर कहलाएगा, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर, intrinsic semiconductor is the type of semiconductor which have equal number of electrons and holes, क्लियर है, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, एकदम बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। आपको बात समझ में आ रही हो पूरी तरीके से, मुझे पता है, ठीक है, और समझ में आ रही हो तो ठीक इसी तरीके से सेमीकंडक्टर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और आप पढ़ते हुए चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ही चल रहा है और सेमीकंडक्टर समझ में भी आ रहा है और खत्म भी हो रहा है, ठीक है। आइए देखिए आगे, तो आपने मजाक मजाक में ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देख लिया। नहीं होता है कि मजाक मजाक में आप फोटो खिंचवाते हो तो बहुत अच्छा जाता है, मजाक मजाक में कोई काम करते हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरीके से हर एक चीज को मजाक के तौर पे लेना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए, खेलकूद की भावना से पढ़ना चाहिए, और सारी चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। साथ में किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर आप पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो याद रखें, जो भी आप चीजें पढ़ते हैं उसका आगे यूज है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जाएंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, तो वहां पे सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा, याद रखिएगा। चलिए तो आगे बात करते हैं कि
इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन रहे हैं, तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स पाए कहाँ जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स पाए कहाँ जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स भैया वैलेंस सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक एटम की बात हुई ना, एक एटम की बात हुई कि एक एटम में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में थोड़ी ना पाए जाते हैं भाई साहब। ठीक है, मेरी बातों को गलत ना ले लीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात क्लियर है? तो वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन ही जब शेयर करते हैं, क्लियर है, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं कि यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो अब ये बताओ कि एक एटम के पास एक वैलेंस सेल है, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल है, और क्रिस्टल में लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं। तो उन लाखों करोड़ों एटम्स के पास वैलेंस सेल होगा, लाखों करोड़ों एटम्स के पास अपना अपना वैलेंस सेल होगा, और उनके अपने अपने वैलेंस सेल के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और वो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? शेयर कर रहे होंगे अपने अपने। तो वहां पे एक पूरे क्रिस्टल के अंदर जो वैलेंस सेल है उसको हम लोग वैलेंस बैंड के नाम से जानेंगे, वैलेंस बैंड के नाम से जानेंगे। क्लियर है? और साथ में जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और जिस खाली जगह में जाता है तो उस खाली जगह को जानेंगे कंडक्शन बैंड के नाम से, कंडक्शन बैंड के नाम से जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि जो एनर्जी बैंड है वो क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एटम की। जब हम एटम में कोई एग्जांपल ले लें, जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल लिया है सोडियम का। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 होगा। आप गिन सकते हो 2 2 4 10 और 1 11। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को तुम ध्यान से देखो, तो ये एक एटम का है, सोडियम के एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई सोडियम कंपाउंड, कोई सोडियम लेके चले हाथ में और बोला कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यही, एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन है ये। ऐसे लाखों करोड़ों एटम होते हैं। अगर आप कोई मटेरियल लेके आते हैं, सोडियम का सब्सटेंस लेके आते हैं, तो उसके पास लाखों करोड़ों एटम हैं, तो उसके पास सब, हर एक एटम के पास इतना कॉन्फ़िगरेशन होता है ना जी। तो आइए अब इसका हम बनाते हैं सेल। क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। तो इसमें जो सेल हम लोग बनाएंगे वो लाइन शेप में बनाएंगे। आपने जो सेल बनाया होगा केमिस्ट्री में वो स्फेरिकल शेप में बनाया होगा, या हम लोग एक लाइन, स्ट्रेट लाइन शेप में बनाएंगे। तो सबसे पहला जो सेल है वो हमारा है 1s2। उसके बाद जो दूसरा सेल होता है उसके बीच में काफी गैप होता है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा गैप होता है, और दूसरे सेल को कहेंगे 2s2। उसके बाद यही गैप आपका कम होता जाता है और ये हो गया 2p2 2p6, गैप और कम होगा तो 3s1, और इसी 3s1 को क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल बोलेंगे, वैलेंस सेल बोलेंगे, है ना। ये वैलेंस सेल है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और ऐसे करके आगे आप बढ़ते रहते हो। तो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, ये नंबर सब सेल हो गए, है ना। तो आपने सब पढ़ा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सब सारी चीजें केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम बस बात कर रहे हैं कि वैलेंस सेल क्या होता है ना, और कंडक्शन सेल क्या होता है। तो वैलेंस सेल वो सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कहीं शेयर हो जाते हैं। वैलेंस सेल क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन भरता हुआ जाता है ना, आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ भरता है ना। जब इलेक्ट्रॉन भरता हुआ जाता है तो जिस लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, जिस लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जाके पूरा भर जाता है, उसी लास्ट सेल को हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। और इसी वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर कर पाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए या कंपाउंड्स बनाने के लिए, है ना। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं वैलेंस सेल। अब यही वैलेंस सेल अगर अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, यही वैलेंस सेल अगर अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो कहां जाएगा? वाइड्स में जाएगा। एटम्स के जो खाली जगह होते हैं ना, वाइड्स, इंटर एटॉमिक स्पेस, उसमें चले जाएंगे, और उस स्पेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन सेल। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन सेल कहते हैं। ठीक है, तो उस कंडक्शन सेल में जो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन पॉसिबल है। और जिस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन पॉसिबल है तो भैया वहां करंट भी फ्लो होगा, और ये मटेरियल क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से अब हम क्रिस्टल की जब बात करेंगे,
क्रिस्टल की बात करेंगे, किसके, सोडियम के क्रिस्टल की बात करेंगे, तो सोडियम में है लाखों एटम, और उन लाखों एटम के पास लाखों क्या होगा, 3s1 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 3s1, एक एटम है तो एक 3s1, अगर लाखों एटम है तो लाखों 3s1, लाखों 2p6, लाखों 2s2, लाखों 1s2, ये सभी के सभी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो एक एटम की बात है, क्रिस्टल में लाखों एटम होते हैं, तो उन लाखों एटम के पास ये लाखों क्या होंगे, सेल होंगे। ठीक है, तो उन्हीं सेल को हम अब बोलेंगे बैंड, क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे। तो ये है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड, अब यहां पे बैंड बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा 1s2, तो क्रिस्टल में 1s2 के लाखों क्या होंगे, लाखों सेल होंगे। क्रिस्टल में 1s2 के लाखों सेल होंगे ना, सोडियम क्रिस्टल में। अगर एक एटम के पास 1s2 तो लाखों एटम के पास 1s2 1s2 1s2। लेकिन ये चूंकि न्यूक्लियस के पास होता है, तो न्यूक्लियस के पास होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है 1s2 के ऊपर, तो इसकी मोटाई बहुत कम हो पाती है, इसकी मोटाई बहुत कम हो पाती है। फिर से अगर अगला सेल की बात करेंगे तो वो हमारा, उसकी थोड़ी मोटाई क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी मोटाई ज्यादा, तो गैप ज्यादा होगा, मोटाई कम होगी। ध्यान दीजिएगा, गैप ज्यादा, और इससे कंपेयर करेंगे तो इसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे इसे ऊपर जाएंगे मोटाई बढ़ती जाएगी और गैप कम होता जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो इधर उधर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो गैप कम होता जाएगा और बेंड की मोटाई बढ़ती जाएगी। तो पहला सेल का बेंड, पहला जो बेंड उसकी मोटाई बहुत कम है, दूसरे बेंड की मोटाई उससे थोड़ी ज्यादा है। तो ये कौन सा बेंड है भाई, 2s2 है। अब s में क्या होते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब ये जो बेंड है वो पूरी तरीके से फुलफिल्ड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे, ऐसे लाइन खींच देने से ही पता चलेगा कि जो बेंड है उसमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे जो गैप है ये और कम हो जाएगा, लेकिन मोटाई बढ़ जाएगी। ये जो बेंड की मोटाई है वो बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा बेंड है, ये है 2p6 बेंड। इसमें भी p में क्या होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, आप जानते हो। तो इसमें भी हम ऐसे पूरा फिल कर देंगे, भर देंगे, है ना। अब लास्ट में क्या होगा, गैप और कम होगा लेकिन मोटाई और ज्यादा हो जाएगी। गैप कम होगा और मोटाई और ज्यादा हो जाएगी। तो इसको हम लोग कह रहे हैं 3s1 बेंड। लेकिन ये क्या है बाबू, s में होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्या है, s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड के लिए आप ऐसे लाइन खींचोगे और आधा बेंड खाली छोड़ दोगे, तो ये कहलाएगा कि हाफ फील्ड है ये, है ना। आपको पता है कि जो स्टेबिलिटी कंडीशन होता है वो हाफ फील्ड का होता है, फुल फील्ड का होता है, ठीक है, और वैकेंट का होता है ना। तो यहाँ पे कोई हम स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहे, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि s में एक, तो भैया s में जब एक है तो स्टेबल है, s में 2 तो भी स्टेबल, s में 0 हो तो भी स्टेबल। तो s तो हर हाल में स्टेबल ही होता है भाई साहब, क्लियर है। तो यहाँ देखिए, अब इस लास्ट वाले सेल में जब इलेक्ट्रॉन गया तो इसी लास्ट वाले सेल को कहते हैं वैलेंस बैंड। इस लास्ट वाले बैंड को कहेंगे वैलेंस बैंड कहेंगे। लास्ट वाले बैंड को क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे। अब ठीक इसी वैलेंस बैंड के ऊपर आपका क्या होता है, तो ठीक इसी वैलेंस बैंड के ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। और ये जो कंडक्शन बैंड है इससे भी ज्यादा मोटा होता है, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, इसी वैलेंस बैंड के ऊपर ठीक क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और उस बैंड की मोटाई और ज्यादा होती है और गैप और कम होता है। जितना कम गैप होगा वह मटेरियल उतना आसानी से कंडक्टर बन सकता है। जिसमें गैप, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप जिसमें बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है, वो अच्छा कंडक्टर बन सकता है, आसानी से बन सकता है। लेकिन जिसमें गैप हो ही ना, तो वो तो पहले से कंडक्टर है। जिसमें गैप बहुत ज्यादा हो वो इंसुलेटर है, वो कभी कंडक्टर बन ही नहीं सकता। तो इस गैप के आधार पे कि जो ये जो वैलेंस बैंड होता है और ये जो कंडक्शन बैंड होता है, इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है ना, गैप, इस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप, बोलते हैं एनर्जी गैप। और इसी एनर्जी गैप के बेसिस पे हम लोग ये बता पाते हैं कि कंडक्टर कौन होता है, इंसुलेटर कौन होता है और सेमी कंडक्टर कौन होता है। और समझ में, इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में अगर आपको डिफाइन करना हो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को, तो आप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में आने वाले गैप से डिफाइन कर सकते हो। अगर
एनर्जी गैप जीरो है, मतलब कि दोनों के दोनों ओवरलैप कर गया, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप कर गया, तो समझे ये कंडक्टर का लक्षण है। अगर ओवरलैपिंग नहीं है और गैप बहुत कम है, जैसे कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो हमारा आसानी से कंडक्टर बन सकता है, तो वही हमारा सेमी कंडक्टर है। और जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप होता है, जैसे कि कार्बन सेमी कंडक्टर होते हुए इसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो जितने भी इंसुलेटर होते हैं उसमें जो एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, तो उनको हम लोग कंडक्टर चाह के भी नहीं बना सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है तो आगे चलकर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है इस सेमीकंडक्टर चैप्टर को इतनी आसानी से। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात ये कि जहां तक इलेक्ट्रॉन भरेगा, जहां तक इलेक्ट्रॉन भरता है उस लेवल को कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, FEL, फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। और हर एक बैंड के पास अपना लोअर एनर्जी लेवल होता है, हर एक बैंड के पास अपना लोअर एनर्जी लेवल होता है और एक अपना हायर एनर्जी लेवल होता है। ऊपर वाले बैंड के पास लोअर और हायर होगा, लेकिन ऊपर वाले बैंड का जो लोअर होगा नीचे वाले बैंड के हायर से ज्यादा एनर्जी रखेगा, क्योंकि आपको पता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हो एनर्जी लेवल बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग भरा जाता है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो आगे के जो लेक्चर है वो आपको अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये क्लास पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि पूरी बातें समझ में आ रही हैं, तो ऐसे प्यार दिखाते रहिए, अगला वीडियो में ऐसे ही लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।